वेलकम बैक, दिस इज़ शिवान शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ बेसिकली वो सारे लॉज जो बिज़नेस के डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हमें लॉयर नहीं बनना है यहाँ पे, बट डेफिनेटली लॉ सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग लॉयर्स बनते हैं उन्हीं को पता होना चाहिए। एवरीडे लाइफ में हमें बेसिक लॉज तो पता होने चाहिए, जिसमें अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमारे लिए एसेंशियल हो जाते हैं समझने। तो पहला ऐसा कानून जो हम बिज़नेस लॉ में पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि कॉन्ट्रैक्ट जब दो व्यक्ति आपस में करते हैं तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ सकता है। डजंट मीन कि वो सिचुएशन आपके सामने आए, बट वो सारे बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे अपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारा आता है इसमें वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम देखो दो व्यक्ति हैं, ए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट करना है बी के साथ, लेट्स से गुड्स सेल करने के लिए। मिस्टर ए जो हैं वो एक मैन्युफैक्चरर हैं, वो सामान को बनाते हैं और वो एक होलसेलर से डील करना चाहते हैं। और वो किस चीज़ के लिए डील करना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पे बिस्किट्स की सेल। और बी क्या करेगा, उसको रिटर्न में पैसा सबमिट करेगा जितना उसका बिस्किट सेल हुआ है। लेट्स से अभी फ़िलहाल लॉट नंबर 1 में जो बिस्किट्स गए हैं उसके अगेंस्ट 10,000 रुपये आने हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं वो इस एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले मैन्युफैक्चरर रीच आउट करेगा होलसेलर को, या होलसेलर रीच आउट करेगा मैन्युफैक्चरर को, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑफ़र देगा। ऑफ़र किस चीज़ का, सेल ऑफ बिस्किट, कि मैं आपको बिस्किट सेल करूँगा वेदर यू एग्री और नॉट, ये ऐसा पूछेगा उससे। अगर बी को ये एग्रीमेंट है, ये बी इस बात को मानेगा कि ठीक है मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा, तो ऐसे में बी क्या दे देता है, सामने से ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र ऑफ ए। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर व्यक्ति ए है दैट इज़ द ऑफरर, वो ऑफ़र देने वाला है। कौन है ये, ऑफ़र देने वाला। ओके, आई होप थोड़ी बहुत ही हिंदी आती है। फिर उसके बाद बी कौन है, ये है ऑफरी। हु इज़ द ऑफरी, ऑफरी इज़ द पर्सन टू हुम ऑफर इज़ गिवन, जिसको ऑफ़र दिया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और चीज़ समझानी है कि लेट्स से बी को ऑफ़र दिया गया और बी ने उस ऑफ़र को मान लिया। बी इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑफ़र। बी को बिस्किट नहीं परचेज करने तो बी मना भी कर सकता है। बी कहेगा कि मैं इस ब्रांड के बिस्किट्स रखता ही नहीं हूँ, लेकिन ऑफ़र तो किया गया उसको। तो ऑफ़र करते ही ए ऑफरर हो गया और बी ऑफरी हो गया। लेकिन अगर बी उस ऑफ़र को मान लेता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर ऑफ ऑफ़र, यानी वो ऑफ़र को मान लेता है। क्या वो ऑफ़र से बंध गया, अभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कब बंधेगा कब नहीं बंधेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए पार्टीज डिस्कस अगर करें तो ऑफरर कौन है, जो ऑफ़र देता है, एंड ऑफरी कौन है, जो ऑफ़र जिसको दिया जाता है। जिसको ऑफ़र दिया जाता है वो अगर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर ले तो उसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं। वो तभी होगा जब वो उस ऑफ़र को मान लेगा। ठीक है, फिर इस ऑफ़र के अंदर क्या क्या चीज़ें और आई। पहले तो पार्टीज़ हैं, हमने पार्टीज़ डिस्कस की। ऑफ़र के अंदर एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है, और यही ऑफरी अगर ऑफ़र को मान ले तो इसको हम बोल देते हैं एक्सेप्टर। लॉ भाषा में चेंजेस कर सकता है, वो ऑफ़र को प्रपोजल भी बोलता है तो वो इसको प्रपोजर भी बोल देता है। ऑफरर को क्या बोल देता है, प्रपोजर। तो वो सिर्फ क्या है, टर्म्स का डिफरेंस है। लीगल भाषा में ऑफरर को प्रपोजर बोला जाता है क्योंकि ऑफर वर्ड लॉ में डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे प्रपोजल वर्ड डिफाइंड है। बट ऑफ़र एक जनरल लैंग्वेज का वर्ड है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ऑफरी कौन है, ऑफरी को हम प्रपोजी भी बोल देते हैं।
दूसरी भाषा में। तो अगर किसी और नाम से पार्टीज़ को रेफ़र किया गया है तो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड, इट इज़ जस्ट कि वो उसको दूसरे नाम से रेफ़र कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, या फिर हो सकता है लॉ के उस रेफरेंस में बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ऑफ़र में क्या 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 चीज़ें और आ सकती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए ने ऑफ़र करा है बी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, इसके तहत उसने बिस्किट्स की बात की है, और बी ने सामने से 10,000 के लिए एग्री कर लिया। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब वो चीज़ जिसको कंसीडर करके ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको? कंसीडरेशन। तो बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? बिस्किट्स। बी बिस्किट्स को कंसीडर करके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, और ए पैसे को कंसीडर करके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। तो व्हाट इज कंसीडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिलने वाला है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिलेगा। ओके, दैट इज कंसीडरेशन। तो यहाँ पे ए को बदले में क्या मिलेगा? 10,000, एंड बी को बदले में क्या मिलेगा? बिस्किट। तो वो उसके लिए कंसीडरेशन हो गई। तो लॉ इसको कैसे डिफाइन करेगा वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ें बताई कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एसेंशियली पार्टीज़ क्या करती हैं? एक पार्टी को ऑफर देना पड़ता है, सामने वाली पार्टी उसको मानती है। क्या मानती है? एक्सेप्ट करती है। और वो क्या डिसाइड करते हैं? कोई लेन देन की चीज़, बदले में एक दूसरे को क्या देंगे। अगर आप सिर्फ बातचीत कर रहे हैं और ये सिर्फ मजाक में चल रही है, दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको बदले में एक दूसरे के लिए कोई चीज़ लेन देन नहीं करनी। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। तो लॉ की भाषा थोड़ी सी और समझते हैं। जब ए ने ऑफर दिया बी को, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया वो देखो यहाँ पे। ए ने प्रॉमिस किया बिस्किट का, और बी ने प्रॉमिस किया पैसे का। तो कंसीडरेशन जो है इट इज़ नथिंग बट दूसरे का प्रॉमिस। जैसे ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? मनी ऑफ बी, समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या है? एंड इसके लिए बदले में क्या है? बिस्किट्स। बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? बिस्किट। तो ध्यान से देखो, बी के लिए जो बिस्किट्स कंसीडरेशन है वो ए का ही तो प्रॉमिस है। तो क्या मतलब? जैसे कि यहाँ पे बी ने प्रॉमिस किया ए को कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, तो वो 10,000 ही तो ए का कंसीडरेशन है। तो टेक्निकली जो हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं यही तो क्या बन जाती है? कंसीडरेशन। इट कंसीडरेशन इज व्हाट बदले में क्या मिलेगा, और जो बदले में मिलेगा वो सामने वाला प्रॉमिस ही तो कर रहा है। तो यहाँ पे कंसीडरेशन मीन्स इट इज प्रॉमिस ऑफ पार्टीज टू ईच अदर। ठीक है, तो दो पार्टीज जब एग्री करती है किसी चीज़ को, दे एंटर इनटू अ प्रॉमिस, और वो एक दूसरे के प्रॉमिस ही उनके लिए क्या बन जाते हैं? लेन देन का कारण बन जाते हैं। तो टेक्निकली वो किस चीज़ में आ चुके हैं? वो किसी एग्रीमेंट में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं? एग्रीमेंट में आ चुके हैं। व्हाट इज़ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे का जो प्रॉमिस है जिसको लेकर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, वही क्या है? एग्रीमेंट। तो हम बोलेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी है? अभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे ए ने ऑफ़र करा बी को कि ये कौन है? ऑफरी है, दैट आप मेरे यहाँ पे चाय पे आएँ। बी ने कहा ओके। ये क्या बन गया? एक्सेप्टर भी बन गया। ऑफ़र लेने के बाद एक्सेप्टर भी बन गया जब मान लिया उसने। यहाँ पे ये क्या है? ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? विजिट ऑफ बी। बी का विजिट ही उसके लिए क्या है? कंसीडरेशन है, क्योंकि बी ने प्रॉमिस किया था ठीक है मैं आ जाऊँगा, ओके आई विल विजिट, ऐसा बोला था। और बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? टी। उसे बदले में क्या मिलेगा? चाय मिलेगी। उसे बदले में क्या मिलेगा? उसका आना, यानी एक संगत मिलेगी उसको। तो ये दोनों तो प्रॉमिस हुए हैं, यही क्या बन गए? कंसीडरेशन। इसको लेकर ही तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है?
तो अभी मैंने वर्ड बोला कि ये इन दोनों को लेकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट। इन्होंने चाय के लिए एग्री करा है, इन्होंने एग्रीमेंट करा है, बट डजंट मीन कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई पार्टी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई चीज़ का एग्रीमेंट करती है, यानी पार्टीज जब एग्रीमेंट करती हैं और ऐसे एग्रीमेंट को वो एनफोर्स कराती हैं कोर्ट से, कोर्ट ऑफ लॉ। यानी अगर ए ने बिस्किट नहीं भेजे एग्रीमेंट करने के बाद, तो बी क्या कर देगा, ए पे कोर्ट केस फाइल कर देगा, यानी वो रिकवरी के लिए कोर्ट में चला जाएगा, कानून की मदद मांगेगा। ऐसे ही अगर बी 10,000 रुपये नहीं देगा तो ए विल गो टू कोर्ट एंड आस्क फॉर रेमेडी, मदद की गुहार लगाएगा कोर्ट से। तो ऐसे में इन लोगों ने जो एग्रीमेंट करा है, यहाँ पे ये एग्रीमेंट इस पर्पस से किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने धोखा दिया तो वी विल एनफोर्स इट। यानी ये एग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है, जिसे इस नियत के साथ किया गया है, यहाँ पे एक टर्म आती है लीगैलिटी ऑफ एग्रीमेंट, इस नियत के साथ किया है कि आप उसे कोर्ट में ले जाएंगे अगर उसने ये अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, यानी उसको अगर उसकी कंसिडरेशन नहीं मिली, यानी ये प्रॉमिस अगर पूरा नहीं करा तो टेक्निकली ए को उसकी कंसिडरेशन नहीं मिली, तो ऐसे में ए विल फाइल अ केस अगेंस्ट बी इन द कोर्ट। यू आर टेक्निकली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये एक लिखित एग्रीमेंट हो, या लिखित या बोल के कैसे भी हो, बट ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे यू आर नॉट डूइंग द सोशल सर्विस। आप यहाँ पे सोशल सर्विस नहीं कर रहे। जैसे कि यहाँ पे अगर वो चाय पे नहीं आया तो कल को आप कोर्ट में चले जाओगे क्या? नो। तो दैट इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट। आपस में एग्री कर रहे हैं, आपस में उनकी एक समझौता हुआ है। डजंट मीन कि वो लोग उसको लीगली एनफोर्स भी कराएंगे। यहाँ पे क्या मिसिंग है? लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जिसको कभी लीगली एनफोर्स नहीं कराएंगे। तो यानी यहाँ पे हमारी नीयत ऐसी नहीं थी कि हम किसी के साथ लीगली बातचीत कर रहे हैं या लीगली एग्री कर रहे हैं। तो जहाँ आप लीगली एग्री नहीं करते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाता है। ठीक है, तो दो केसेस हमने पढ़े। एक एग्रीमेंट था आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जो क्या होते हैं, कभी लीगली एनफोर्स नहीं होते। आपस में दोस्त यारों के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो वो कैसा एग्रीमेंट रहता है? बस समझौता है, दैट नेवर बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। येस, अगर दोस्त एक दूसरे को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बेचता तो उसको कोर्ट में ले जाएगा? येस। तो यहाँ पे इवन डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ गई? लीगैलिटी आ गई। यानी ये लोग एग्री कर रहे हैं बट लीगल टर्म्स में कर रहे हैं। यानी ये लोग प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे एग्री कर रहे होंगे, तहसील में जाके रजिस्ट्री करा रहे होंगे। तो ऐसे में अगर दूसरा व्यक्ति उसको पैसे नहीं देता, लेट्स से 10 लाख, तो ए विल फाइल अ लॉस सूट अगेंस्ट बी, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देगा। तो यहाँ पे दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक चीज़ समझ में आ गई कि सिर्फ एग्री करना ज़रूरी नहीं है, आप उसको इस तरह से एग्री करें कि कल को कोई भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो वी विल गो टू कोर्ट। तो दैट इज़ डोमेस्टिक एग्रीमेंट येट एनफोर्सिएबल। तो क्या सारे डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होते? यानी सारे डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ऐसा माना जाता है कि एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी? यस। अगर हम डोमेस्टिक बोल रहे हैं तो नहीं होगी। तो फिर ये कैसा केस था दोस्तों का? ये डोमेस्टिक नहीं रहा। जैसे ये लोग स्टैम्प ड्यूटी पे यानी लिखित में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो भी लीगल कानूनी रूप से तहसील में जाके, तो ऑटोमेटिकली ये घर के चीज़ों को कहाँ ले गए? लीगली ले गए। तो ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट अब डोमेस्टिक नहीं रहा। तो याद रखना, एनी एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप एनफोर्स कराने की नीयत से करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिस्किट वाला केस वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर टी वाला केस वॉज जस्ट एन एग्रीमेंट, इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई एग्रीमेंट जो एनफोर्स कराया जा सके कानूनी रूप से, उसको ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कोई एग्रीमेंट जो एनफोर्स नहीं हो सकता, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाता है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो एक इक्वेशन हमने समझ ली
कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर बनते हैं प्रॉमिस, ये प्रॉमिस ही तो एक दूसरे की क्या बन जाती हैं, कंसिडरेशन। तो हम आपस में क्या हो गए, लेन देन एग्री करते ही एग्रीमेंट में आ गए। लेन देन ज़रूरी नहीं है पैसे का ही हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसकी विजिट भी आपके लिए क्या हो सकती है, कंसिडरेशन हो सकती है। बट अगर वो लीगली एनफोर्स हो गया तो इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बिकम व्हाट, अ कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? तो ये हमारा बेसिक था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आप सिर्फ एग्री करने से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर जाते, आपको उसको इस तरीके से एंटर करना है कि कल को उस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइडेड शर्तों को अगर कोई तोड़ता है तो यू विल टेक दैट पर्सन टू कोर्ट। ठीक है, तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखी है कि एक्स ने ऑफर करी कि आई विल सेल अ कार, बी ने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दिस इज़ अ प्रॉमिस बिटवीन द पार्टीज व्हेन दे एग्री ऑन कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन है, एक्स के लिए क्या कंसिडरेशन है, वाई का प्रॉमिस। वाई क्या प्रॉमिस करेगा, लेट्स से 10 लाख रुपए। ऐसे ही वाई के लिए कंसिडरेशन क्या है, एक्स का प्रॉमिस। एक्स क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कार बेचूंगा। तो जैसे ही कंसिडरेशन पे एग्री करते हैं, यानी लेन देन पे एग्री करते हैं, समथिंग इन रिटर्न, ये किस में आ जाते हैं, एक एग्रीमेंट में आता है, ये एक समझौते में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए और कार कंसिडरेशन हो गई। ऑफर कौन हो गया, दिस पर्सन। ऑफरी कौन हो गया, दिस पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टर भी बन गया, तो आई कैन टेक्निकली कॉल इट एक्सेप्टर एज वेल। ठीक है, तो फॉर मिस्टर एक्स 10 लाख इज द कंसिडरेशन। अब ये 10 लाख क्या है, 10 लाख क्या है, ये वाई का प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्टीज नहीं लिखी है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स और वाई यहाँ पे पार्टीज हो गई। तो वाई ने कार का प्रॉमिस करा है तो एक्स के लिए वो कंसिडरेशन हो गई। ऐसी वाई जो कार, एक्स जो कार देगा वो वाई के लिए कंसिडरेशन हो जाएगी। कहता है अनटिल कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व एनी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लीड्स टू प्रॉमिस ओनली। जब तक कंसिडरेशन नहीं आती तो उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को प्रॉमिस करा है, जैसी कंसिडरेशन आई वो किस में कन्वर्ट हो गया, एग्रीमेंट में। यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस से सिर्फ प्रॉमिस बनता है। जब वो प्रॉमिस एक दूसरे को किया जाता है तो कंसिडरेशन आ जाती है और क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। यानी वो लोग समझौता कर चुके हैं। बट क्या वो समझौता कॉन्ट्रैक्ट है, डिपेंड्स कि वो लोग एक दूसरे को कोर्ट में ले जाने के लिए एग्री कर मतलब ले जाएंगे या नहीं। यानी यहाँ पे ये लोग मजाक या दोस्ती नहीं निभा रहे, ये लोग यहाँ पे टेक्निकली एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं प्रॉपर, कि कल को तूने कोई भी शर्त तोड़ी तो आई विल टेक यू टू द कोर्ट। तो ये एग्रीमेंट अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट में। तो व्हाट इज एन एग्रीमेंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है पार्टीज में एग्री ऑन डिफरेंट टर्म्स, अलग अलग शर्तों पे पार्टीज एग्री कर सकती हैं, अलग अलग शर्तों पे, कंडीशन पे। लेकिन अगर वो इंटेंड करती है, यानी उनकी नीयत क्या है उसे एनफोर्स कराने की कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टी अगर अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने से मना करती है, डिनाई करती है, देन अदर पार्टी में स्यू करना मतलब कोर्ट में केस फाइल करना, लॉ सूट फाइल करना। लॉ सूट मतलब केस फाइल करना, किसके अगेंस्ट, पहली पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब भी हम मर्केंटाइल यानी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, जैसे बिस्किट का, प्रॉपर्टी बेचने का, तो एनफोर्सिबिलिटी यहाँ अज्यूम कर ली जाएगी, क्योंकि भाई कमर्शियली में वो मेरा दोस्त थोड़े ना है। तो हम हमेशा ये मान लेंगे कि हम लोगों को उस बंदे से कोई दोस्ती नहीं निभानी, कल को अगर उसने मना किया तो हम उसे कोर्ट ले जाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में क्या होगा कि वो व्यक्ति हमारे से एग्रीमेंट तो कर रहा है बट हमारे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करेगा, चाय पे नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, एनफोर्सिबिलिटी को अज्यूम नहीं किया जाता। यानी डोमेस्टिक एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट्स रह जाते हैं, वेयरएज कमर्शियल एग्रीमेंट्स क्या बन जाते हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो बिस्किट का केस था दैट वाज अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, वेयरएज जो यहाँ पे टी का केस था दैट वाज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। लेकिन सिर्फ ये मत समझ लेना कि आपस में भाई हैं तो डोमेस्टिक ही होगा। जैसे ऊपर केस बताया था यहाँ पे कि वो लोग लैंड बेचना चाहते हैं, दो भाई आपस में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये वाला केस, तो यहाँ लीगैलिटी थी। तो इवन दो ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं बट ये यहाँ पे कमर्शियली बात कर रहे हैं, दोस्ती यारी में बात नहीं कर रहे। तो कमर्शियली बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अज्यूम किया जाएगा लीगैलिटी, एनफोर्सिबिलिटी है, लीगैलिटी है, यानी वो एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं निभा रहे और ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे केस आता है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर वर्सेस बाल्फर क्या है, यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का केस है ये। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ऑफर करा वाइफ को कि मैं तुझे 30 पाउंड्स हर महीने दूंगा,
ये सिर्फ एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको कभी लीगली एनफोर्स कराने की नीयत से नहीं किया गया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में है तो डोमेस्टिक है, वो लोग कभी एनफोर्स कराने की नीयत से इसको हस्बैंड ने प्रॉमिस नहीं किया था कि कल को मैं नहीं दूंगा तो वो कोर्ट में चली जाएगी। हाँ वो झगड़े कर सकती है, जेल जा सकती है, बट कोर्ट केस तो फाइल नहीं करेगी ना, इसके लिए कोर्ट भी बोलेगा ये तो तुम्हारे आपस की बात है, यहाँ क्यों आ रहे हो। तो टेक्निकली यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था और पाया गया कि मिसेस बाल्फर यहाँ पे पैसा रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हस्बैंड ने यहाँ पे उसको कभी लीगली प्रॉमिस नहीं किया था, लीगली एग्रीमेंट नहीं किया था, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। कहता है डोमेस्टिक और सोशल अरेंजमेंट्स, यानी कभी भी डोमेस्टिकली या सोशली आप अगर बात करें तो ऐसे एग्रीमेंट्स अनएनफोर्सेबल होते हैं कोर्ट में, यानी कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं करेगा, बिकॉज दे डोंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक केसेस में कभी एनफोर्सिबिलिटी आती ही नहीं अनलेस पार्टीज एग्री टू एनफोर्स इट इन कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि किस केस में था, जैसे भाइयों के बीच में था कि वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, अगर वो लोग इंटेंशन ही लीगल रखते हैं तो भले ही भाई हैं, वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी वो एनफोर्स हो सकता है, कोर्ट आपकी मदद कर देगा कल को अगर कोई पार्टी पैसा नहीं देती है, लेकिन डोमेस्टिक में कोर्ट बीच में नहीं आता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नहीं आएगा, बाकी सिविल लॉ वगैरह और कानून है जैसे घर के झगड़े होते हैं उनमें आ जाता है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो रजिस्टर नहीं होगा। तो एक चीज़ कही जा सकती है कि हर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एग्रीमेंट जरूर रहा है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा ज़रूरी थोड़े ना है। जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, बट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि बिस्किट वाला केस था वो एग्रीमेंट भी तो था। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, यहाँ इक्वेशन से देख लो चाहे तो, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, बट हर एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने, अगर उसके अंदर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आई होप दिस मच इज़ इनफ। इसमें एक डिफरेंस और पढ़ लेते हैं। क्या डिफरेंस है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। तो सिंपल सी बात है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब कंसीडरेशन के साथ जुड़ते हैं तो एग्रीमेंट बनता है, और उस एग्रीमेंट में ही अगर आप एनफोर्सिबिलिटी डाल दो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी आप दूसरे का गला पकड़ने के तक पहुंच सकते हो, भले ही भाई भाई हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है फिर। लेकिन सिर्फ आपसदारी निभा रहे हो तो दैट इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट। ये आपका लीगल एनफोर्सिबिलिटी कर भी सकता है क्रिएट, नहीं भी कर सकता। कैसे? अगर एग्रीमेंट आपका एनफोर्स हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और फिर लीगली एनफोर्स हो जाएगा, यानी कोर्ट में आप उसके गुहार लगा सकते हो कि मेरी मदद करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगली एनफोर्स होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, जब इंटेंशन हो ऐसी, यानी नीयत हो दूसरे को कोर्ट में ले जाने की नीयत। यानी कल को अगर इसने पैसा नहीं दिया, क्या हर बार कोर्ट में ले जाएंगे? नो, बट अगर कोई गलत करेगा तो डेफिनेटली हम कोर्ट में ले जाएंगे, यानी हम आपसदारी नहीं निभा रहे हैं यहाँ पे। तो दिस वॉज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो यही चीज़ें जो ऑफ़र वगैरह हमने पढ़े हैं इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।